मूर्ति ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका कक्षा 5वीं का हिंदी व्याकरण का आज पहला अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं। आपकी बुक है व्योम हिंदी व्याकरण, उसका पाठ नंबर 1 है भाषा और व्याकरण। ठीक है, अब चैप्टर 1 देखेंगे स्टार्टिंग से, भाषा और व्याकरण। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है ये, नेताजी चुनाव प्रचार करने आए हैं, वे मंच से भाषण दे रहे हैं, जनता उनका भाषण सुन रही है। ये कुछ वो दे रखे हैं वाक्य। सुरेखा दीदी ने कक्षा में कुछ प्रश्न पूछे, बच्चों ने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे, सबने अपनी अपनी कॉपी पर लिखे उत्तर सुरेखा दीदी को दिखाए। सुरेखा दीदी ने बारी बारी से उन्हें पढ़ा। ये कुछ वाक्य दे रखे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नेताजी और जनता के बीच विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में हो रहा है। इसमें बोलने और सुनने का काम हो रहा है। अभी जो वाक्य पढ़े हमने कि नेताजी ने भाषण दिया, लोगों ने भाषण सुना, तो वो क्या था? मौखिक भाषा का जो विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा था वो मौखिक रूप से हो रहा था। तो इसलिए इसमें बोलने और सुनने का काम हो रहा था। नेताजी भाषण दे रहे थे, यानी कि बोल रहे थे, और लोग उनके भाषण को सुन रहे थे। तो ये हुआ भाषा का मौखिक रूप। दूसरा है, सुरेखा दीदी और बच्चों के बीच विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में हुआ। इसमें लिखने और पढ़ने का काम हुआ, लिखने और पढ़ने का, यानी कि बच्चों ने प्रश्न लिखे और सुरेखा दीदी ने प्रश्न पढ़े। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लिखित भाषा, लिखित रूप हुआ ये भाषा का। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, भाषा की परिभाषा है अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या होगी? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि अपने विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। वो आदान प्रदान चाहे लिखित रूप में हो चाहे मौखिक रूप में। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, भाषा के भेद। कौन कौन से भेद है भाषा के? भाषा के 2 भेद हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था, लिखित और मौखिक। भाषा के कौन से भेद हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा कौन सी होती है? भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाए, लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, जब हम अपने विचारों को बोलकर, दूसरे को बोलकर, जैसे मैं आपको बोलकर बता रही हूँ और आप सुन रहे हो, ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। और अब लिखित, जब हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। ठीक है, सांकेतिक भाषा एक और है। सांकेतिक भाषा, भाषा का वह रूप सांकेतिक रूप भी है जब हम संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। लेकिन इस जो सांकेतिक भाषा है, इसको मान्यता नहीं मिली हुई, क्योंकि संकेतों के माध्यम से तो पशु पक्षी भी बातचीत करते, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते ना, तो इसलिए सांकेतिक भाषा का रूप नहीं माना जाता। इसमें सिर्फ संकेतों के माध्यम से ही समझाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? आगे देखो, ध्यान दीजिए, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से या आसपास
सहज रूप से सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। अब प्रश्न ये बनता है कि मातृभाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मातृभाषा? जब बच्चा अपने आसपास से या अपने घर से, ठीक है, सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है उसे उस बच्चे की मातृभाषा कहा जाता है। अब आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप में देने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे भाषा ये लिख रखी है, ये कौन सी भाषा में लिख रखा है? लिपि भाषा में। ठीक है, सॉरी, भाषा का नाम है देवनागरी। ये देवनागरी लिपि में लिख रखा है। तो भाषा के लिखित रूप को जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। किसी भाषा की लिपि के लिए उस भाषा में कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को जोड़कर हम अपनी बात उस भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को, जो हम मुख से बोल रहे हैं उन ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए करने वाले चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, जिस भाषा को हम बोलकर दूसरे को समझाते हैं उसी भाषा को जब हम लिखते हैं और लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इन चित्रों को देखिए। ये जो चित्र दे रखे हैं, शरद एक मराठी युवक है। वह मराठी भाषा का समाचार पत्र पढ़ रहा है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये शरद, एक पिक्चर दे रखी है शरद, ये मराठी युवक है और ये मराठी भाषा का समाचार पत्र पढ़ रहा है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब आगे एक चित्र और दे रखा है, ये दे रखा यहाँ पे अब्दुल्ला एक कश्मीरी युवक है। टेलीविजन पर वह कश्मीरी भाषा में प्रसारित होने वाला कार्यक्रम देख रहा। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। कौन सी लिपि है? फारसी। सिंथ एक अंग्रेज युवक है। वह बस से आगरा जाना चाह रहा है। वह अंग्रेजी भाषा में लिखी समय तालिका पढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। समझ आ गया? मराठी भाषा की लिपि कौन सी बताई थी अभी मैंने? देवनागरी। ठीक है, कश्मीरी भाषा की लिपि कौन सी बताई है? फारसी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी बताई है? रोमन। ठीक है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब यहाँ महात्मा जी, ये महात्मा जी बैठे हुए हैं। महात्मा जी हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं। बीच बीच में वे संस्कृत श्लोक का भी सुना रहे हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पहले भी बताया था मैंने, मराठी भाषा की कौन सी बताई थी? देवनागरी। अब दो भाषा और जोड़ बताई है इसमें, हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, आगे एक चित्र और दे रखा है, ये वाला। श्रीमती आहूजा पंजाब केसरी पढ़ रही हैं। श्रीमती आहूजा पंजाब केसरी पढ़ रही हैं। यह पत्रिका पंजाबी भाषा में छपी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अब आपने देखा कि अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। हाँ, कुछ भाषाओं की लिपियां समान भी होती हैं। हर एक भाषा की लिपि अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी एक जैसी लिपि होती है। जैसे अभी अभी मैंने 3 भाषाओं के नाम बताए। कौन कौन सी? एक मराठी, एक हिंदी और एक संस्कृत। इन तीनों भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, अब आगे देखो, व्याकरण। अब है व्याकरण किसे कहते हैं? अब तक आपने पढ़ा कि लिपि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। पढ़ा ना? लिपि के बिना हम भाषा लिख ही नहीं सकते। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी भाषा में जो कुछ आप लिखना या बोलना चाहते हैं वह सही ढंग से लिख या
करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्याकरण है उसमें व्याकरण वह होती है जिसमें हम सामने वाले को अपनी बात को ठीक तरीके से समझा सकें, ठीक है, और दूसरे की भी समझ सके। वो व्याकरण का, उसमें व्याकरण का सहारा लिया जाता है, उसे व्याकरण के नाम से जाना जाता है। अब व्याकरण की परिभाषा देखें। वह साधन जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को बोलने और पढ़ने लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें बताता है कि किस प्रकार की भाषा शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है, यानी कि व्याकरण हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान कराता है। उससे हमें पता चलता है व्याकरण से कि कौन सी भाषा शुद्ध है और कौन सी भाषा अशुद्ध है। जैसे ये चित्र दे रखा है, ठीक है, ये चित्र दे रखा है और इसके साथ वाक्य लिख रखा, अच्छा गोपी है नाचती। कोई वाक्य बना नहीं ना। तो ऐसे अगर हम आगे पीछे वर्डों को लिख देंगे और सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि हमने लिखा क्या है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगर हम इसी चित्र के सामने लिखते गोपी अच्छा नाचती है, ये कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। आपको समझ आ गया ना कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे इस चित्र में क्या बताया गया है? गोपी अच्छा नाचती है, समझ आ गया। लेकिन जो पहले वाला वाक्य था, अच्छा गोपी है नाचती, ये आगे पीछे सारे वही शब्द हैं लेकिन इनको आगे पीछे कर दिया है। आपको कुछ समझ आया? नहीं आया ना इस वाक्य में? तो ये हुआ अशुद्ध वाक्य और ये है गोपी अच्छा नाचती है, ये है शुद्ध वाक्य। ठीक है, व्याकरण वह साधन है जिसके भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किसे कहते हैं व्याकरण? जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, पहले वाक्य में शब्द व्यवस्थित ढंग से नहीं रखे गए, अतः इनमें बना वाक्य अशुद्ध है। दूसरे वाक्य में वे शब्द व्यवस्थित करके लिखे गए हैं, अतः यह वाक्य शुद्ध है। इन शब्दों के को व्यवस्थित क्रम में देने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इन नियमों के लिए व्याकरण को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 3 मुख्य? 3 भागों में बांटा गया है व्याकरण को। एक है शब्द विचार, ठीक है, पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों या अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण एवं उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, वर्णों और अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, जैसे ए आ ये वर्ण हो गए। ठीक है, दूसरा शब्द विचार। इसमें शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, कि शब्द कहाँ से आए हैं, कि कौन कौन से शब्द बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सब शब्द विचार के अंदर पढ़ाया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की बनावट, कि वाक्य कैसे बनते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ठीक है, उनकी रचना आदि कैसे की जाती है, उनके नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। ये 3 मुख्य भागों में बांटा गया व्याकरण को, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया। अब हम अभ्यास करते हैं इसका चैप्टर का। ठीक है, ये हो गया अभ्यास। अभ्यास में फर्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है? में बोलने की बारी, मौखिक कौशल। अब बोल बोल कर पढ़िए और याद कीजिए। ये तो सिर्फ आपको दे रखे, जैसे भाषा को लैंग्वेज कहते हैं, लिखित को रिटन, लिखित भाषा को रिटन लैंग्वेज, ठीक है, लिपि को स्क्रिप्ट। ये आपको सिर्फ बोलना है और पढ़ना है। और अब है ये उत्तर बताइए, भाषा के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं भाषा के? अभी हमने पढ़ा है भाषा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। ठीक है, लिखित और मौखिक। यहाँ लिख भी देती हूँ आप,
इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी लेके अपनी बुक में लिख सकते हो। लिखित और मौखिक दो भाषाएं होती हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? ये आया नहीं यहाँ पे मदर टंग। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा जिस भाषा के द्वारा मातृभाषा होती है जो बच्चा अपने आसपास और परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है व्याकरण को? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अभी अभी हमने पढ़ा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। अब है लिखने की बारी। ये था सिर्फ उत्तर बताइए मौखिक तौर पे। अब है लिखने की बारी। ये है आपके लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? पहले हम मौखिक को बताएंगे क्या है। मौखिक भाषा कौन सी है? जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। अब है ये हो गया हमारा मौखिक। और लिखित कौन सा है? लिखित भाषा। अंतर बताना है ना। तो मौखिक में हो गया बोलकर और सुनकर, और इसमें क्या है? जिसमें लिखकर और पढ़कर, लिखकर और पढ़कर वही आगे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। अब है लिपि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिपि? अभी अभी मैंने पढ़ा था ना लिपि किसे कहते हैं। भाषा के मौखिक ध्वनियों को, ऐसे लिखो, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले, लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है। अब है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब आगे है निम्नलिखित कामों में लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है या मौखिक भाषा का, ये बताना। ठीक है। अभी अभी हमने वो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम
बता देंगे, वाक्य पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि किस किस भाषा का प्रयोग हुआ। नेताजी भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं ना, तो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। ठीक है। रूपिका अपनी सहेली से बात कर रही है, बोल रही है, तो बोलना कौन सा रूप हुआ? वो भी मौखिक हुआ। ठीक है। बात कर रही है तो मौखिक रूप से ही कर रही है। ठीक है। अनु समाचार पत्र पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? पढ़ रहा है तो बोलकर ही पढ़ रहा है, लेकिन जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को, तो कौन सी भाषा है जो हम लिखकर पढ़ते हैं? तो लिखित भाषा। ठीक है। लिखित भाषा। पढ़ रहा है यानी कि वो समाचार पत्र लिखा हुआ है और उसको पढ़ रहा है। ठीक है। तो लिखित भाषा में सुहेल पत्र लिख रहा है, यहाँ पे क्या है? लिख रहा है, तो लिखित भाषा है, तो सीधा दिख ही रहा हमें कि लिख रहा है, तो लिखित भाषा है। ठीक है। श्रोता महात्मा जी का प्रवचन सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, सुनना कौन सा हो गया? मौखिक। ये हो गया मौखिक भाषा। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक समझ आ गया ना बेटा? आगे देखो, अब आइए सोचने की बारी। ठीक है। सोचने की बारी। भाषा और लिपि का मिलान कीजिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। मराठी की कौन सी होती है? बताया था अभी, देवनागरी। और कश्मीरी भाषा की फारसी। ठीक है। अब सही उत्तर चुनिए, ये ऑप्शन वाले दे रखे हैं। इस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। मैंने 3 भाषाओं की लिपि देवनागरी बताई थी, कौन कौन सी? मराठी, हिंदी और संस्कृत की। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा कि किसकी नहीं है। हिंदी की भी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है, कश्मीरी की लिपि नहीं है। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार किया जाता है: बोलकर, पढ़कर व लिखकर, सुनकर। ये आएगा बोलकर, पढ़कर और लिखकर, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार किया जाता है: सुनकर व बोलकर, लिखकर, पढ़कर। तो कौन सा आएगा? सुनकर और बोलकर। ठीक है। आगे देखो, बस ये लास्ट पेज आ गया आपका, पूरा पार्ट आपका पूरा हो चुका है। ये देखो, ऊपर से नीचे ये वर्ग पे है, इसको भरना है ऊपर से नीचे। पहले चेन्नई की भाषा कौन सी है? तेलुगु। ते लिखा हुआ है यहाँ पे, ले और यहाँ पे गु। आंध्र प्रदेश की भाषा, ये 2 नंबर पे है। दूसरा आंध्र प्रदेश की भाषा ऊपर से नीचे कौन सी है? तमिल। तय लिखा है, मी लिखना और ले लिखा हुआ। ठीक है। अब है महाराष्ट्र की भाषा। महाराष्ट्र की कौन सी है? यहाँ पे लिखना मराठी। ठीक है। अब है दाएं से बाएं से दाएं, केरल की भाषा कौन सी है? केरल की यहाँ पे आएगा मलयालम। मैं लिखा हुआ ले या ल और म, मलयालम। लास्ट है ये गुजरात की भाषा कौन सी है? गुजराती। ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।